नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो सीडी एंड पेडाई क्लास है और ये हमारी 21 क्लास है, यानी कि 21वीं क्लास है। इससे पहले 20 क्लासेस हो चुकी हैं। और देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको CDP का जो पोर्शन है आपका 90 मार्क्स का, इसमें इतना सही कर देगा, आपको इतना बढ़िया बना देगा कि आप 90/90 भी ला सकते हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में 75, जो कि CD और पैडा का पोर्शन होता है। लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव को समझेंगे कैसे? इसको समझने का जो बेस्ट जो आइडिया है वो क्या है कि आप जो मेरी ये क्लासेस होती हैं इनको सीरियल वाइज देखें। अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और एक बार अगर आपने ये समझ लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट को क्लियर कर जाएंगे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 301 से 315 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद किए बिना क्लास शुरू करते हैं। 301 क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिनके पास PDF है। और देखिए, PDF होने का फ़ायदा क्या है, जैसे जैसे चीज़ों को मैं यहाँ बताता हूँ आप PDF पे भी वैसे ही वैसे वर्क कर सकते हैं। और जो थ्योरीज में बताता हूँ वर्बली, आप उसको लिख लो। सीटेट में इतनी थ्योरी आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। और देखिए, अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल भी पुश करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी कोई क्लास छूटे ना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव। देखिए, आप हर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है, क्योंकि सीटेट में फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स में वो सिर्फ जो कि CDP का पोर्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव ही पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। बस आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया है। तो देखिए, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये बात ठीक हो सकती है। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग, कहीं पे भी आए इसको पॉजिटिव करना, एक मुख्य तरीका है, ये बात भी सही है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, होल्ड डाल दो इसको। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, ये बात गलत है। भाई, जो संज्ञान है यानी कि बच्चे की जो बुद्धि है उसका जो विकास है वो सामाजिक विकास के साथ ही होता है। और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं, और भी जो उसके विकास हैं वो भी सामाजिक विकास से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, तो हमें क्या चाहिए था? पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारा वर्ड क्या है? प्रतिरूपण। तो इसको कर दो आंसर। बाकी देखो, इसकी थ्योरी समझा देता हूँ। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि जब किसी की सेइंग पूछी जा रही हो, या किसी का फार्मूला पूछा जा रहा हो, या किसी का सिद्धांत पूछा जा रहा हो, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव में हमें ढील देनी होती है कि भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ कम वर्क करेगा, क्योंकि किसी की सेइंग पूछेगी, उसको हम जर्नली नहीं ले सकते हैं। तो जो एल्बर्ट बेंडूरा थे, अच्छा, सामाजिक अधिगम की बात वैसे तो सबने की, अब पियाजे ने भी सामाजिक अधिगम की बात की, लेकिन जो मेन जो दो लोग जाने जाते हैं सीटेट में जो आते हैं, वो एक तो है आपका वाइगोस्की। वाइगोस्की ने सामाजिकता की बात की, इनकी पूरी थ्योरी है, इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, आप उसमें जाएं तो आपको वाइगोस्की मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया जितना सीटेट में आता है। और दूसरे थे एल्बर्ट बेंडूरा। तो बेंडूरा ने क्या किया? बेंडूरा ने कहा बच्चा समाज से तो सीखता है, लेकिन वो कैसे सीखता है? समाज से प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग से। यानी बच्चा किसी को मॉडल के रूप में देखता है और फिर सोचता है कि उसका अनुकरण करता है कि भाई मैं ऐसे सीखूंगा। इसके लिए इन्होंने एक बोबो डोल का प्रयोग किया था। तो अब वो तो अब यहाँ बताना इतना पॉसिबल है नहीं, बाकी जब हम बेंडूरा पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर है दैट इज बी। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं। अब देखो, यहाँ निगमन की बात कर रहा है, वो निगमन की बात पूछ रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निगमन के हिसाब से चलेगा। देखो, निगमन पद्धति में क्या होती है, सबसे पहले हम बच्चों को सूत्र बताते हैं। सूत्र बताने के बाद फिर उससे हम एक्टिविटीज करवाते हैं, और उस एक्टिविटीज में हम एग्जाम्पल्स देते हैं इसको। तो इस तरह से बच्चा फिर वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ जाता है कि भाई ये सूत्र कैसे बना। तो ये जो सूत्र होता है ये होता है सामान्य, यानी कि ये जर्नल चीज़ है, और इससे फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं जो कि विशिष्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि ये दौर उल्टा हो गया, तो ये हो जाती है आगमन। ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, ये तो कोई विधि नहीं है। अन्वेषणात्मक सीखना, स्वतः खोजपरक संबंधी पद्धतियां, तो ये अलग अलग पद्धतियां। बाकी हमें वही बताना पड़ेगा जो पूछा गया है। निगमनात्मक जो तर्कणा है वो क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सूत्र से एग्जाम्पल की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? तो देखिए मैं आपको बताऊं, प्रभाव का जो नियम दिया था सीधा सीधा बताता हूं, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने, ये व्यवहारवादी थे, थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधी दो तरह के नियम दिए। एक तो उन्होंने दिए प्राथमिक नियम और एक दिए गौड़ नियम। तो जो प्राथमिक नियम थे ये इनके 3 थे और जो गौड़ नियम थे इनके 5 थे। और देखो थॉर्नडाइक का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो प्रचलित हुआ वो ट्रायल एंड एरर का था, यानी कि भूल और सिद्धांत का जो उनका सिद्धांत था, भूल और प्रयत्न का जो सिद्धांत था कि बच्चा भूल करता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर भूल करता है, और धीरे धीरे जो उसकी भूल करने की जो क्या कहते हैं, भूल करने की जो उसकी गति होती है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे चीज़ बच्चा जो है धीरे धीरे सीख जाता है। तो इसके लिए उन्होंने 8 नियम दिए, जिसमें से 3 प्राथमिक नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। तो जो प्रभाव का नियम है वो थॉर्नडाइक का था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप भूल जाते हैं कि भाई उसके प्राथमिक नियम कौन से थे, तो ये मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। देखिए आप लोगों को प्रभात लिखना तो आता होगा, इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल लो। इस प्रभात को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, प्रभात, यानी कि इस भा के साथ जो आ का डंडा लगा हुआ था इसको अलग कर दिया। अब देखो, प्रभ का मतलब प्रभाव का नियम, आ मतलब अभ्यास का नियम, उत्ता मतलब तत्परता का नियम। तो ये प्रभात अगर आप याद कर लेंगे तो आपको थॉर्नडाइक के जो प्राथमिक 3 नियम है ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? यानी कि वो अवधि जिसमें बच्चा भाषा का अर्जन करता है या विकास करता है, कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा करता है? तो इसका भी मुझे डायरेक्ट ही आंसर बताना पड़ेगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है या बाल्यावस्था, मान लो इसमें लिखा होता कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था, तो तब भी आपको क्या करना था, बाल्यावस्था को। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक बाल्यावस्था, प्राथमिक बाल्यावस्था का मतलब है कि आप ये समझ लो कि 2+ के बाद बच्चा जो 6 साल तक का होता है, तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसकी बात कर रहा है। और इसके बारे में थिंकर्स ने ये भी कहा कि बच्चा शुरू के 6 सालों में जितना सीखता है आने वाले अगले 12 सालों में भी इतना नहीं सीखता है। तो सिर्फ भाषा अर्जन की बात नहीं करी जा रही, किसी भी तरह का सीखना अगर आ रहा है और वो पूछ रहा है कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, तो उसका आंसर होगा बाल्यावस्था। और अगर बाल्यावस्था को भी उसने डिवाइड कर दिया है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर इसके साथ कभी शैशवावस्था को वो जोड़ दे तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था लेना, इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है। यानी कि बाल्यावस्था को मत छोड़ना, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? अब देखिए कोलबर्ग का जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और वो कहानियाँ लोगों को सुनाते थे और एक डायलेमा उत्पन्न करते थे और फिर पूछते थे कि बताओ अगर आप यहाँ होते तो फिर क्या करते। उसके हिसाब से जो वो आंसर देता था उसी के हिसाब से उन्होंने कुछ अवस्थाएं बनाई, 3 अवस्थाएं स्तर बनाए और उन 3 स्तरों के फिर 2-2 पार्ट करे, तो इस तरह से 6 स्तर हो गए थे इनके। 6 में से एक स्तर था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो था ये पांचवा स्टेज था और इसमें इन्होंने कहा था कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि वो कोलबर्ग के बारे में पूछ रहा है, इधर उधर तो हम जा ही नहीं सकते, इसलिए कोलबर्ग के साथ जाना पड़ेगा। अगर प्रस्तुत अवस्था की बात करें तो ये फ्राइड ने कहा था, फ्राइड को पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं थी उनमें से एक अवस्था ये थी। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये एरिक्सन की हैं जिन्होंने 8 स्टेज दी थी और ये बनाम करके ज़्यादा फेमस है, ये उनकी अवस्थाएं। तो फिलहाल हम सामाजिक अनुबंधन के साथ जाएंगे क्योंकि ये कोलबर्ग की जो कोलबर्ग है उन्होंने इस अवस्था की बात की थी। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं भाई जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िबद्धता या लैंगिक रूढ़िबद्धता। तो ये होती क्या है, ये बात भी आप समझ लो। अगर कोई भी, सिर्फ टीचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि सिर्फ टीचर की बात हो, कोई भी अगर इस तरह की सोच रखता है, अगर कोई भी इस तरह की सोच रखता है कि भाई ये लड़के और लड़कियां अलग होते हैं, लड़के और लड़कियों के काम बटे हुए हैं, उनकी ड्रेसेस बटी हुई हैं, उनके इंटरेस्ट बटे हुए हैं, यानी कि किसी काम के साथ, किसी ड्रेस के साथ, किसी इंटरेस्ट के साथ जो आपका है लड़के या लड़कियों को, यानी कि जेंडर को मिला देना, उसको मिक्स कर देना कि भाई
जो जीन्स हैं वो सिर्फ लड़के ही पहनेंगे, लड़कियां नहीं पहनेंगी, या जो टीचर की नौकरी है वो लड़कियां करें तो ज़्यादा अच्छा है, या हम ये कहते हैं कि भाई जो जोखिम भरे काम है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो समझ लो कि वो जेंडर पक्षपात कर रहा है या लैंगिक रूढ़िबद्धता कर रहा है, और यही इसका आंसर हो, क्योंकि ये सीधी सीधी थ्योरी पूछ रहा है। उन्होंने कहा भाई कि एक टीचर है वो लड़के और लड़कियों में तुलना करता है, उनमें फ़र्क करता है, तो ये क्या चीज़ है? ये जेंडर पक्षपात है, लैंगिक रूढ़िबद्धता है, सीधा सीधा इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यानी कि प्रयास करते हैं, फिर भूल करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर भूल करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जब को कई बार प्रयास करते हैं तो जो उनकी भूल करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है, डाउन होती जाती है। तो इसको हम कहते हैं भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, और ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बाकी भाई जो सीटेट का जो सिलेबस है, सीटेट के सिलेबस में कई सारे सिद्धांत हैं, आपने भी देखेंगे। थॉर्नडाइक ने भी सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने अपनी बात कही, लेवाइगोस्की ने अपनी बात कही, पावलोव ने अपनी बात कही, स्किनर ने अपनी बात की। अगर आप इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज होते हैं तो मैं आज आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, उसमें लिखा हुआ है एक प्लेलिस्ट में गौतम्स ट्रिक, इसमें कुछ ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। अगर आपने इन ट्रिक्स को पढ़ लिया और समझ लिया तो आप समझ लो कि आपको सारे तो बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे, सारी आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज याद हो जाएंगी जो कि सीटेट में जरूर आती हैं 2 या 3 मार्क्स की, और किसने कौन सा सिद्धांत दिया, किस जानवर पे किया प्रयोग इन्होंने और क्या प्रयोग किया, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन से थे वो भी याद हो जाएगा। इतनी बेहतरीन इसमें जो ट्रिक्स दे रखी हैं, इनको आप एक बार जरूर वहाँ पे जाके देखें। फिलहाल तो इसका आंसर यहाँ पे ई होगा। इन्होंने प्रयत्न में भूल का सिद्धांत दिया और उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित? संवेग देखो, याद करना, रटना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थीकरण, ये सब नेगेटिव होता है। अब हम पॉजिटिव देखेंगे। यहाँ पे विचार करना हो सकता है। एक देखो यहाँ पे एक चीज़ आई है समानुभूति। तो जो ये समानुभूति होती है ये संवेगों से जुड़ी हुई होती है। समानुभूति का मतलब एक तो होती है सहानुभूति, आपने देखा होगा सहानुभूति कहते हैं भाई ये बहुत हमें इसमें सहानुभूति देनी चाहिए। तो सहानुभूति और समानुभूति में फ़र्क क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कई बार आ जाता है। सहानुभूति का मतलब है जैसे मान लो कोई बंदा है, उसका नाम है ए और दूसरा है बी। ए को कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो बी कहेगा कि यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, मुझे बड़ी सहानुभूति है तेरे से, यानी कि उसको फील करा रहा है कि भाई मैं तेरी वजह से दुखी हूँ। तो ये तो हो गई सहानुभूति। दूसरा क्या होता है कि जो इसके साथ हुआ ए के साथ और बी ये सोचे यार अगर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होता तो मैं क्या महसूस करता, उसको हम कहते हैं समानुभूति। तो ये संवेग से जुड़ी हुई है। 4th इसका आंसर रहेगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? अभी पॉजिटिव चीज़ देखो, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ ऐसा कुछ कर सकती है। अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा पॉजिटिव, अध्यवसाय पढ़ाई संबंधित, वचनबद्धता प्रॉमिसनेस, संवेग यानी कि इमोशंस। तो ये तीनों जो हैं ये ना तो नेगेटिव में कभी बताता हूँ इनको, ना कभी पॉजिटिव बताता हूँ। तो जो अब हमें पॉजिटिव मिल गया तो पॉजिटिव को आंसर करेंगे। अभिप्रेरणा बाकी समझ भी लो। देखो अभिप्रेरणा जो होती है, जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? ये आंतरिक बल है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण देखी है तो रामायण में आपने देखा होगा कि जब हनुमान को याद दिलाते हैं ना, उनको एक मोटिवेशन देते हैं, अरे आप तो ये कर सकते हो, आप तो पर्वत उठा दोगे, आप समुद्र पार कर दोगे, आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे। तो एकदम से उनको क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है और वो उस काम को कर लेते हैं। तो आंतरिक बल, प्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल है जो आपको प्रोत्साहित करेगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा और आपको मजबूर कर देगा उस काम को करने के लिए, एक दिशा देगा, जो अभिप्रेरणा है। तो आंसर होगा इसका ए। निम्न में कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? सेम वही क्वेश्चन था, उसका दूसरा क्वेश्चन है ये कि भाई अभिप्रेरणा तो मिल रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब हम अभिप्रेरणा देंगे तो उसके साथ वो चीज़ जुड़ी हुई है, अगर वो नहीं होगी तो अभिप्रेरणा भी काम नहीं करेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ही अभिप्रेरणा काम करती है, अदरवाइज काम नहीं करती है? तो एक तो इसकी थ्योरी भी समझ लो और नेगेटिव पॉजिटिव। पुरस्कार नेगेटिव, संवेग ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उत्प्रेरण ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, आवश्यकता, ये आवश्यकता पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर बच्चे की आवश्यकता है, ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें बच्चे पता चल रहा है आपको कि बच्चे की आवश्यकता की बात हो रही, तो ये पॉजिटिव होगा। बाकी यहाँ पे भी इसका यही आंसर होगा। देखो अभिप्रेरणा तो दे रहे हैं, चलो हनुमान जी को अभिप्रेरणा दी कि जाओ जी संजीवनी लेके आओ, लेकिन संजीवनी लेने वो तभी जाएंगे जब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए वो लेने गए। सपोज करो वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, ऐसी कोई घटना नहीं घटी होती,
तो क्या अभिप्रेरणा करने के बाद भी, अभिप्रेरित करने के बाद भी हनुमान जी संजीवनी लेने जाते? बिल्कुल भी नहीं जाते। कहते यार फालतू में क्यों जाऊं मैं उस पर जब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आवश्यकता है, जैसे मान लो हम कह रहे हैं हाँ भाई, बच्चे से कह रहे हैं लड्डू खाएगा, अब उसका मान लो मन ही नहीं कर रहा, उसे ज़रूरत नहीं, तो वो क्यों खाएगा लड्डू? मना कर देगा। आप कितनी अभिप्रेरित कर रहे हो, भूख नहीं लगी है, पेट भरा हुआ है, कितना ही रोटी दो, कितना ही मोटिवेशन दो, वो नहीं खाएगा। तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भी तभी काम करता है जब उसके साथ नीड जुड़ी होती है, आवश्यकता जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरणाएं, कौन सी प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है? आवश्यकता का सिद्धांत है मैस्लो का। तो उसमें एक भावात्मक प्रेरणा की बात की गई है। तो जो भावात्मक प्रेरणाएं होती हैं ये हमें संतुष्टिकरण की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, और आप इसका बी ही आंसर होगा। इसको जब हम आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? तो भाई इसने खुद ही कह दिया सकारात्मक ढूंढना है तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो चलिए नेगेटिव पॉजिटिव पे चलते हैं। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। क्यों नेगेटिव कर देना? क्योंकि बच्चा जो आपके पास आ रहा है क्लास के अंदर वो पास या फेल होने के लिए नहीं आ रहा है, ये बात आप समझ लो। सीटेट का जो सिलेबस है वो ये कहता है बच्चा किस लिए आ रहा है, बच्चा कुछ सीखने आ रहा है, अपने कुछ अनुभव लेके आया, उन अनुभवों में अगर कुछ कमी है तो उनको करेक्ट करने के लिए आ रहा है, कुछ क्रिएटिव करने के लिए आ रहा है, पास या फेल होने नहीं आ रहा है। तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नेगेटिव। भय, ऐसा कोई काम मत करो क्लास के अंदर कि बच्चा डरने लगे, अगर डर रहा है, ऐसा कुछ काम हो रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो नेगेटिव। सहपाठियों में प्रतियोगिता नेगेटिव। 5 से लेकर 10 साल तक के बच्चों में क्या प्रतियोगिता कराओगे आप? प्रतियोगिता नेगेटिव। अर्थपूर्ण संबंध, अर्थ, कहीं पे भी अर्थ आए और उसका अगर मतलब हो मीनिंग तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर अर्थ का मतलब पैसा है या रुपया पैसा कुछ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अर्थपूर्ण संबंध यानी कि मीनिंगफुल रिलेशंस बने बच्चे के, तो अर्थपूर्ण संबंध पॉजिटिव। माता पिता की ओर से दबाव, मैंने बताया ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है वो नेगेटिव होगा। दबाव, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, नेगेटिव। तो देखो अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव सीख लिया, अगर आप उसके अभ्यास हो गए तो कितनी जल्दी आंसर मिलता है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। और भाई इसके लिए अभ्यस्त होने के लिए अब बहुत बढ़िया तरीका मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो PDF हैं उसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं जिसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप एक ही चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो मैं समझता हूँ आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, और यहाँ 90 मार्क्स में से कम 85 तो लेके ही आओगे। बाकी कितने 15 नंबर और बचे 100 तक आने के लिए, वो भी मैं बता दूंगा कैसे आएंगे। आपको 100 से ऊपर ही मैं पहुंचा दूंगा, तब सीटेट क्लियर करवाऊंगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो भाई हमें क्या करना है, जेंडर रूढ़िबद्धता को खत्म करना है या कम करना है। अब क्योंकि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है वो गलत चीज है, अब इसको हमें कम करना है तो कुछ पॉजिटिव चीज करेंगे तभी तो ये कम होगी। यानी कि हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव। क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन को आप उसकी जो उसमें लिखा हुआ ना उसकी मीनिंग की तरफ ना जाएं, यार इसकी क्या थ्योरी है, इस शब्द का क्या मतलब है, बस आप ये ढूंढ लो कि पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव। अगर आपको ये पता चल गया तो समझ लो आपको आंसर भी मिल जाए, क्योंकि मेरे नेगेटिव पॉजिटिव फिर आपको वहाँ पे कूदते फादते नजर आ जाएंगे। चलिए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा या चर्चा कहीं पर भी आए पॉजिटिव करना। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। अब देखिए अगर आप इन भूमिकाओं को महत्व दे रहे हो, जेंडर जो विशिष्ट, यानी कि आपने ये कहा कि भाई गृह विज्ञान जो है सिर्फ लड़कियां लेंगी क्योंकि लड़कियों के यही काम है, घर के काम है। लड़के जो हैं वो कबड्डी खेलेंगे क्योंकि ये थोड़ा मेहनत का काम है, कुश्ती लड़ेंगे क्योंकि ये मेहनत का काम है या जोखिम का काम है। तो अगर आप इन भूमिकाओं को महत्व दे रहे हो तो आप तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता फैला रहे हो, तो नेगेटिव चीज़ हो गई। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, पृथक करना यानी अलग करना, ये नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई चलो खेल हो रहा है, कबड्डी है, चलो लड़कियों को भी खिलाते हैं, लेकिन ऐसा है लड़कियों को अलग से खिलाएंगे, लड़कों को अलग से खिलाएंगे, यानी कि उनके जेंडर के हिसाब से उनके खेल तय कर देना। अरे लड़की है ना तो चलो लूडो खेल लो, लड़कियों को लूडो खिला दो, लड़के हॉकी खेलेंगे। तो अगर आप इस तरह के समूह बनाते हो तो ये नेगेटिव बात है। जेंडर पृथक बैठने की, पृथक मतलब अलग करना। तो भाई ये तो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में अलग थोड़ी करोगे बच्चों को, यहाँ तो बच्चों का समावेश करना है, अलग तो बिठाना ही नहीं है। ये काम भी नेगेटिव कर दिया आपने। अब देखो नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो इसी तरह से
5 या 6 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? देखो अब यहाँ पे सामाजिक या सांस्कृतिक जो है ना, इसकी बात कम हो रही है, ज़्यादा बात किसकी हो रही है? सक्रिय जिज्ञासु। और बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु किसने कहा? पियाजे ने कहा। सीधा सीधा आंसर है, इसको हम बदल भी नहीं सकते। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में सामाजिक और सांस्कृतिक इन दो चीज़ों की बात ज़्यादा गहराई से हो रही होती तो हमारा आंसर वाइगोस्की हो जाता। लेकिन यहाँ मेन जो बात हो रही है वो सक्रिय जिज्ञासु, कि बच्चा सक्रिय जिज्ञासु है, इसलिए वो समाज या सांस्कृतिक जो विषय वस्तु है उस पर प्रभाव पड़ता है उसका। तो इस वजह ये बात किसने कही? ये हमने हमारी कही जीन पियाजे ने। बाकी जब जीन पियाजे डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो भाई देखो इस चीज़ को समझ लो। देखो जो छोटे जो बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, जब वो खेलते हैं ना तो वो बात भी करते हैं अपने आप से। इस अपने आप से बात करने को पियाजे अलग नाम देता है और वाइगोस्की अलग नाम देता है। वाइगोस्की तो इसको कहता है व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता, और जो पियाजे है, पियाजे इसको कहता है आत्म केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक्टिविटी एक ही है लेकिन दो अलग अलग थिंकर्स ने उसको अलग अलग नाम दिया। वाइगोस्की ने कहा इसको व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता, और वाइगोस्की ने कहा आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित वार्ता। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ी सी चीज़ और बता देता हूँ कि जो बच्चा ये व्यक्तिगत वार्ता या अहम केंद्रित जो वार्ता करता है ये किस लिए करता है? तो मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा अपने आप को डायरेक्ट करता है, अपने माइंड को डायरेक्ट करता है, ताकि वो चीज़ों को भूले ना और उसके खेल में कोई विघ्न ना पड़े। अपने आप को निर्देशित करता है बच्चा बोल के, बात करके। देखो जिसमें भी ये कह रहा है नीला टुकड़ा कहाँ है, अपने आप से तो बात कर रही है, अपने आप को डायरेक्ट कर रही है। नहीं ये वाला, नहीं वो वाला, जिससे कि जूता पूरा बन जाएगा, तो वो अपने आप को ही डायरेक्ट कर रही है। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। मैं समझता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी लगी आपको अच्छी बुरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सीटेट से संबंधित आपकी कोई भी समस्या, आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। भाई ऐसा हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, 2 घंटे में दूँ, जब मोबाइल उठाऊंगा देखूंगा तभी मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा। और आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पहली ही बार में सीटेट क्लियर करवा दूं। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।